बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा ये वाली यूनिट चल रही है सेल। आज हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ने वाले न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, हमने सेल वॉल पढ़ ली थी कि प्लांट सेल में सेल वॉल का क्या फंक्शन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले। न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ने वाले, देखो पहली बात तो ये कि जो न्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं है। तो 1831 में सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के हाथ में एक मैजिक लग गया और उस मैजिक का नाम था न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल की स्टडी के टाइम पे इन्हें न्यूक्लियस की डिस्कवरी मिल गई। इन्होंने जब न्यूक्लियस देखा कि इसमें क्या क्या था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी उस समय न्यूक्लियस के बारे में। तो अब हम आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या है, एक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन क्यों, देखो इसके पास दो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास, एक अंदर वाली जिसको हमने नाम क्या दे दिया, इनर मेम्ब्रेन। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इसके आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हमने नाम दे दिया क्या, आउटर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है। दिस इज, ये जो स्पेस है इसमें क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। इसको हमने नाम दे दिया क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच में कई जगह से रप्चर है, इसमें होल्स है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज अ न्यूक्लियर पोर। दिस इज अ न्यूक्लियर पोर। तो कुल मिलाकर जो अपना न्यूक्लियस है वो छेदीला है। अब इस छेदीले न्यूक्लियस से क्या फायदा है, कुछ फायदा होगा तभी तो छेदीला है। तो भैया देखो, इतना तो पता है, इतनी मॉलिक्यूलर तो सबको आती है कि जब अगर न्यूक्लियस में डीएनए बन रहा है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन होता है। लेकिन 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 प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है वो कपल्ड होता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, तो सब कुछ जो कुछ होता है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक यूनिक फीचर मिल गई न्यूक्लियस के रूप में। तो ये क्या होगा, डीएनए से आरएनए बन गया। अब आरएनए से हमें प्रोटीन बनाना है, तो आरएनए क्या करता है, इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पे ये प्रोटीन को बनाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमने अभी इसकी कवरिंग की बात कर ली। अब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को यूकैरियोटिक सेल में एक ब्रेन माना गया। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनेली हैं इससे अटैच रहते हैं, ये क्या करता है कि जीन का रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन, इन दोनों को रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को मैनेज करता है, कौन सा प्रोटीन कब कहाँ बनेगा और कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ये सारा काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। तो अब न्यूक्लियस में हम देख लेते हैं क्या, न्यूक्लियस के पास अपना एक क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जानते हो ना, ठीक है। और कभी कभी क्रोमोसोम भी दिखेगा आपको। अब आप कहोगे मैम क्रोमोसोम भी दिखेगा और क्रोमेटिन भी दिखेगा, तो इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। देखो डीएनए जो अपना है, आपकी जो सेल है, न्यूक्लियस है, उसमें खुला हुआ पड़ा है। जैसे कि आपके बाल होते हैं ना, बालों को आप बांध के रखते हो ना, हमेशा खुला तो नहीं छोड़ते हो, उसी तरह से हमारा डीएनए है। डीएनए न्यूक्लियस में ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। अब डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर और हमारे जो न्यूक्लियस की लेंथ है वो है 10⁻⁻⁶ मीटर, या बोल लो 10 माइक्रोन, ठीक है। अब न्यूक्लियस का साइज छोटा है और आपकी ईच एंड एवरी सेल के पास 2.2 मीटर का डीएनए है। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को बांध लेते हैं। कैसे बांधते हैं, जिससे कि इसको बांधने से क्या होगा कि कम स्पेस में हम ज्यादा से ज्यादा डीएनए को स्टोर कर ले। तो इसके लिए क्या है, देखो ये है डीएनए, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है कुछ इस तरह से, ये ठीक है। तो ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए है क्या है, इसका नेचर जो है, दिस इज ए एसिडिक
ये एसिडिक है। अब इसको हमें बांधना है। कैसे बांधना है? जैसे ऊन के गोला होता है ना, ऊन के गोले को हम बांध देते हैं, इसी तरह से हमें डीएनए को रैप करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको बांधने के लिए हम एक बेसिक प्रोटीन लाएंगे। ये एसिडिक है तो इसके लिए हम एक बेसिक प्रोटीन लाएंगे और उसका नाम है हिस्टोन। ये जो आपको बॉल्स दिख रही हैं, दिस इज हिस्टोन। अब हम क्या करने वाले हैं, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए के जो ये जो धागा है डीएनए, इसको हम ऐसे लपेटना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमने एक हिस्टोन लिया, फिर इसको ऐसे लपेट दिया, फिर ऐसे करके हमने डीएनए को जो जो लेंथ में बहुत बड़ा डीएनए था उसको हमने लपेट के एक मोतियों की माला बना ली। तो हमने इस मोतियों की माला को क्या बोला, क्रोमेटिन। डीएनए को जब हम लपेट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और हमने एक मोतियों की माला पिरो दी, इसका हमने नाम दे दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्वेश्चन आता है कि क्रोमेटिन को और किस नाम से भी जानते हैं, तो इट्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब देखो, डीएनए को हमने हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेट दिया, तो डीएनए प्लस हिस्टोन क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम। दिस इज न्यूक्लियोसोम। डीएनए प्लस हिस्टोन इज न्यूक्लियोसोम। अब देखो, ये जो क्रोमेटिन है इसको ऐसे लपेट के हम इधर ले आए। अब ये जब कंडेंस होना स्टार्ट करेगा इन मेटाफेज, वो भी बताऊंगी क्या होता है मेटाफेज। जब इसको हमने कंडेंस, मान लो ये ऐसे मोतियों की माला, ये आराम से डीएनए ऐसे आ रहा है, ठीक है, हमने इसको लपेट दिया। अब ये जब कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, सेल साइकिल नाम की एक चीज होती है, आओ थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। सेल साइकिल नाम की एक चीज होती है, आप लोगों ने पढ़ा हो शायद, ठीक है। दिस इज क्या है, ये एम फेज, और ये क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, क्या, G1, S, G2। तो सेल साइकिल क्या होता है, जब एक सेल 2 सेल में टूट रही होती है तो वो सेल साइकिल में ही टूटेगी ना। तो क्या होता है, G1S G2 एस फॉर्म में क्या होता है, डीएनए क्या करता है, अपना अमाउंट डबल कर लेता है। भाई डीएनए को क्या करना है, अपनी एक कॉपी बनाना। तो एक कॉपी बनाने के लिए कहता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है। फिर G2 से जब ये एम फेज में आता है, एम फेज की 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जब मेटाफेज आती है तो क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट होता है। तो क्रोमोसोम का कुछ फॉर्म जो है वो इस तरह से हो जाता है, ये है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। ये कंडेंस हो गया, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब कंडेंस हो गया तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, दिस इज क्रोमोसोम। ये अगर नहीं भी समझ में आता तो इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन क्या बना रहा है, हमारा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम अब ये फिर से कंडेंस होना जब स्टार्ट कर देगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको जब डीएनए की स्टडी, जब आप न्यूक्लियस की स्टडी करोगे तो आपको क्रोमेटिन भी मिलेगा और आपको क्रोमोसोम भी मिलेगा। फर्क इतना है कि आप किस फेज में स्टडी कर रहे हो। अगर आप इंटरफेज में स्टडी कर रहे हो, आप इंटरफेज में न्यूक्लियस को देखते हो तो आपको एक धागे जैसी संरचना दिखाई देगी, तो हम उसको बोल देंगे क्रोमेटिन। और अगर हम मेटाफेज में स्टडी करते हैं, क्योंकि इस तरह का जो क्रोमोसोम है इतना कंडेंस और इतना क्लियर, वो सिर्फ हमको मेटाफेज में ही दिखाई देता है। तो आपको न्यूक्लियर के अंदर क्रोमेटिन भी देखने को मिल सकता है या आपको क्रोमोसोम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डीएनए है, तो डीएनए से हम आरएनए भी बना लेंगे। डीएनए से आरएनए को बनना क्या होता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए बना, आरएनए भी कई तरह के होते हैं, टीआरएनए भी होता है, एमआरएनए भी होता है और आरआरएनए भी होता है। अब जो आरआरएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरआरएनए, उसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। सेल में जहां भी प्रोटीन बनेगा वो सिर्फ राइबोसोम की मदद से ही बनेगा। तो आरआरएनए इज मेकिंग राइबोसोम इन दिस सेल, ठीक है। आरआरएनए बन गया। अब डीएनए का वो पार्ट जहां पे डेंस एरिया दिखे,
कुछ इस तरह से गचपच गचपच, जहां पे डेंस एरिया दिखे वो उस एरिया को हम कहते हैं साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, जहां पे मल्टीपल आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा, मतलब कि बहुत सारा प्रोटीन बन रहा हो, बहुत सारा प्रोटीन बन रहा हो, उस एरिया को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो प्लीज न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोसोम होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज न्यूक्लियोसोम, एंड न्यूक्लियोलस होता है क्या, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। एंड जब हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया तो वहां पे एक टर्म और यूज किया था, उसका नाम था न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कहाँ होता है, जब नंगा पुंगा डीएनए पड़ा था, तो वो एरिया जहां पे डीएनए पड़ा हुआ था, जहां पे क्रोमोसोम पड़ा हुआ था, उसको हमने न्यूक्लियोइड या जीनोफोर का नाम दिया था। तो ये 3 टर्म है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोइड में एंड न्यूक्लियोलस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके फोल्डिंग से कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस निकलते हैं, फोल्डिंग ऑफ दिस मेम्ब्रेन। इसको हमने नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ईआर। ठीक है, अब ईआर जो है आपके 2 तरह की हो सकती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। रफ वो जिसपे राइबोसोम लगे हैं, ये लगे हैं राइबोसोम, प्रोटीन मेकिंग का काम करेंगे, और स्मूथ वो वाली जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसका बेसिकली जो काम होता है वो क्या होता है, मेकिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। और जो स्मूथ वाली होती है लेयर, जो स्मूथ वाली कतई चिकनी बिल्कुल, वो क्या करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की है, एक है रफ और एक है स्मूथ। तो जो आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से रिलेटेड इतना आपने पढ़ा। डीएनए का साइज 2.2 मीटर, न्यूक्लियस का साइज 10.6 मीटर, सेल का साइज, ह्यूमन सेल की बात कर रही हूं, 100 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, म्यूमीटर तक, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम की। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात करने से पहले हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में जान ले। क्रोमोसोम क्या होता है, देखो बेटा, एक क्रोमोसोम ये बना है और एक आपका ये बना है। तो आप कहोगे अगर ये क्रोमोसोम है तो ये क्यों, तुम्हारी एनसीईआरटी में यही बना है तो यही सही मान लो। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये दोनों वो क्रोमोसोम है जो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के दिखते हैं। तो इनमें बेसिकली जो खेल है वो समय का खेल है। ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन फॉर्म में है, ये तब दिखेगा आपको जब ये कंडेंस नहीं हुआ है या इसने अपना जेनेटिक मटेरियल आधा डबल नहीं किया है। और ये वो क्रोमोसोम है जिसने अपना जेनेटिक मटेरियल आधा कर लिया। कैसे, जैसे कि मुझे अगर आप किसी को, मुझे अपनी कॉपी बनानी है अपनी, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, तो क्या मैं अपने 23 क्रोमोसोम अपनी कॉपी को निकाल के दे दूंगी, नहीं। पहले मुझे अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करना पड़ेगा कि मैं अपनी अगर कोई कॉपी बनाऊं तो उसको भी 46 क्रोमोसोम दे सकूं। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये क्रोमोसोम ने क्या किया है कि अपना अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डबल कर लिया, अपने डीएनए के कंटेंट को बढ़ा लिया है। तो डीएनए के कंटेंट को बढ़ाने के बाद इसके पास 2 आर्म्स हो गए। ठीक है, एक है इसके पास पी आर्म्स, एक है इसके पास क्यू आर्म्स। ठीक है, पी आर्म्स के ऊपर जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। बीच में जो ये है, ये बीच में जो पाया जाता है इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से हम नंबर ऑफ डीएनए काउंट करते हैं। अगर एक सेंट्रोमियर है तो डीएनए का नंबर 1 है। अब अगर ये डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो इसका सेंट्रोमियर भी बीच से फट जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से हमेशा काउंट करते हैं। अब इसकी दूसरी जो आर्म्स है उसका नाम है क्यू आर्म्स। सेंट्रोमियर के पास में काइनेटोकोर होते हैं। काइनेटोकोर का क्या काम होता है, जब क्रोमोसोम मेटाफेज में जब क्रोमोसोम कुछ इस तरह से मेटासेंट्रिक प्लेट पे लेट जाता है डिवाइड होने के लिए, तो ये जो यहाँ काइनेटोकोर होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं यहाँ पे, ये कुछ शानदार धागे निकलते हैं, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और डीएनए को फाड़ देते हैं, क्रोमोसोम को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं।
तो काइनेटोकोर का बेसिकली काम यही है कि ये अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर को करता है। और इसकी दो एक जैसी आर्म्स, अगर क्यू के पास एक और आर्म्स है तो ये है सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। इसको हम याद कर लेते हैं क्या, एम सेट से। एम सेट से मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जहां पे सेंट्रोमियर के इक्वल पी आर्म्स भी होगी क्यू, दैट मीन्स कि पी आर्म्स जो है इसमें पी वाली आर्म्स इज इक्वल टू क्यू आर्म्स, दोनों बराबर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, P इज लेस देन Q, P वाली जो आर्म्स होती है वो Q से थोड़ी छोटी होती है। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक, इसके साथ कतई नाइंसाफी हो गई है, P इज वेरी वेरी लेस देन Q, P आर्म सुगुड़ के एकदम छोटी हो गई है और Q बड़ी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है ये ऊपर की तरफ खिसक रहा है। अब आप कहोगे मैडम आप ऊपर की तरफ क्यों कर रहे हो, नीचे की तरफ भी तो ले सकते हो। बेटा कन्वेंशनली होती है कि P की तरफ ही जाता है सेंट्रोमियर। फिर टीलोसेंट्रिक, इसमें तो P आर्म्स जो होती है वो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें सेंट्रोमियर है वो एकदम टीलोमियर के यहाँ पे आके खिसक जाता है, तो इसकी P आर्म्स जो होती है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। अब मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आती है तो ये जो क्रोमोसोम है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लेते हैं। फट जाने के बाद जब सेपरेट हो जाते हैं तो एनाफेज में अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को हम डिवाइड करते हैं तो वो वी शेप में, इसको जब ऊपर से फाड़ते हैं तो ये वी शेप ले लेता है। सब मेटासेंट्रिक जो है वो एल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्रोसेंट्रिक जो है वो जे शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और टीलोसेंट्रिक जो है वो आई शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, वल्जी, VL JI। ठीक है, 4 तरह के हैं एम सेट, और इनकी जो पोजीशन है सेपरेट होने के बाद इन एनाफेज इज वल्जी। तो द सेल में यूनिट ऑफ लाइफ में इतना ही था न्यूक्लियस में। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तब तक के लिए बाय।